अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम जानते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो याद रखें कि सबसे पहले हांस ओरेस्टेड ने 1819 में ये डिस्कवर्ड किया कि अगर किसी भी मूविंग चार्जेस यानी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके इर्द गिर्द हम कंपास नीडल रखें तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है तो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। अगर हम एक थिक स्ट्रेट कॉपर वायर ले लें और उसको पास करें किसी वुडन कार्डबोर्ड से, यानी इसको इस तरह वर्टिकली हम पास कर ले, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये सपोज हमने एक कॉपर वायर लिया है और इसको हमने वर्टिकली पास किया है इस वुडन कार्डबोर्ड से। फिर इस वायर के एंड्स को हमने बैटरी के साथ अटैच किया है और हम क्या करते हैं कि अगर इधर एक कंपास नीडल रख दें इस वायर के करीब, तो ये कंपास नीडल अपने आप को सबसे पहले अलाइंड करता है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर सपोज करंट इसमें पास फिलहाल नहीं हो रहा, यानी अगर हम की को ओपन रखें इस वायर में, सपोज अभी फिलहाल करंट पास नहीं हो रहा, तो जब हम कंपास नीडल को इधर इसके करीब रखेंगे तो वो अपने आप को एज यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है जो पहले से वो अलाइंड होता है। अच्छा, लेकिन जो ही हम इस की को क्लोज करते हैं और इसमें करंट पास हो जाता है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऊपर की जानिब करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हमने यहाँ पे कंपास नीडल को रखा है वो कंपास नीडल अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेता है, यानी उसका नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। यानी ये इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ये टेंजेंट टू द सर्कल ये आता है, और इसको अगर हम सर्कुलरली मूव करें इस कंपास नीडल को, तो हर पॉइंट पे इस कंपास नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट टू द सर्कल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट होता है, यानी अपने आप को अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ये टेंजेंट टू द सर्कल आता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लें, यानी हमारे पास अभी करंट फॉर एग्जांपल यूं ऊपर की जानिब जा रहा है, ये ऊपर, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल हो और ये जो पहले से हमने पॉजिटिव लिया था इसको नेगेटिव कर लें, तो फिर करंट ऊपर से नीचे की जानिब आएगा। तो इस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कंपास नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा पहले की निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो कंपास नीडल भी डिफ्लेक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको हम मज़ीद जानते हैं, यानी कि हमारे पास जो कंपास नीडल है वो अगर उसका एरो पहले सपोज एक साइड पे था तो बिल्कुल उसके बरक्स साइड पे अब उसका एरो आएगा।
क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो लाइंस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द करंट कैरिंग वायर। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट लास्ट्स ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, यानी जब तक इस वायर में करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसके इर्द गिर्द होगा, और जो ही हम करंट को स्टॉप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डिपेंडेंस है उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये बात याद रखें कि जितना आप इस वायर के करीब होंगे तो उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि लाइंस जो हैं या जो सर्कल्स हमारे पास बन रहे हैं वो करीब करीब होंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब। जब आप होंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा अगर आप उस करंट कैरिंग वायर से दूर जाते हैं, क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर हो जाते हैं, आपस में उनका डिस्टेंस होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है करंट पे थ्रू द वायर। अगर आप लार्जर करंट फ्लो कराएंगे इस वायर में से तो लार्ज या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर स्मॉल करंट इसमें जाएगा तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये तो हमने स्ट्रेंथ की बात की, अब हम आते हैं डायरेक्शन पे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। याद रखें, राइट हैंड रूल हमारे पास क्या चीज़ है, इधर देखें। जो हमारे पास राइट हैंड रूल है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि ग्रिप द वायर इन द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड, यानी ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इसको हम ग्रिप करते हैं इन द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड, और थंब जो है इट विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में रख लो, बाकी चारों फिंगर्स को कर्ल कर दो अराउंड द वायर। तो जब ये कर्ल करते हम, ये जो फिंगर्स हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हर पॉइंट पे, क्योंकि ये हमने सर्कुलर की बात की कि सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अराउंड द वायर, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज एट a tangent to the field lines. The magnetic field B at any point is a tangent to the field lines passing through the point, passing through that point. यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसका डायरेक्शन, तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमने क्रॉस और डॉट्स शो किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा सर्कुलर पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं और यूं दाखिल हो रहे हैं, यानी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दाखिल हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं इनटू द पेज, और इनटू द पेज को हमने क्रॉस से डिनोट किया है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज को हमने क्रॉस निशान से डिनोट किया है। जहाँ कहीं पे क्रॉस निशान होगा तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनटू द पेज है, और चूंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं तो ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये डॉट मीन आउट ऑफ द पेज।
जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द पेज होंगे, बाहर की तरफ आएंगे, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे की जानिब है, तो थंब को हमने नीचे कर दिया। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हैं लेफ्ट साइड पे, ये क्रॉस हैं, यानी ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, और राइट साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉट से डिनोट किए गए हैं, यानी ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास चेंज हो गया। तो इसको हम इस तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि इसमें करंट ऊपर की जानिब है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, और यहाँ पे करंट इस वायर में डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट जा रहा हो, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख ले तो उस पे क्या असर होगा, किस किस्म का फोर्स लगेगा। याद रखें कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसी वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख लें तो इसका मतलब है कि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये इंटरैक्ट करते हैं एंड विल प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये हमारे पास कंडक्टर हैं जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है उसमें रखा है, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I के बराबर है, और यहाँ पे जो क्रॉस मैंने शो किया इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, तो इस लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड B 90 डिग्री एंगल बनाता है इस लेंथ ऑफ द वायर के साथ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं कि जब इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। याद रखें कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिपेंड करता है, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस कंडक्टर पे एक्ट करता है ये डिपेंड करता है सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B पे, यानी जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई किया है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू स्ट्रांग होगी तो हमारे पास जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे वो भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इस करंट कैरिंग वायर में से करंट की जो फ्लो है अगर वो ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, force is directly proportional to magnetic field B, and also the force on this conductor which is having current I is directly proportional to the length of the wire, यानी लेंथ ऑफ द वायर के साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे भी, कि यानी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, कि आपने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है तो किस तरीके से रखा है, आपने पैरेलल रखा है टू द मैग्नेटिक फील्ड, या आपने इसको परपेंडिकुलरली रखा है टू द मैग्नेटिक फील्ड, या इस कंडक्टर को आपने थ्रू सम एंगल थीटा रखा है इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये याद रखें कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। द मोर द एंगल थीटा द मोर विल बी द फोर्स,
द लेस द एंगल थीटा द लेस विल बी द फोर्स, यानी अगर एंगल 90 डिग्री हो बिटवीन ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी के, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इस पे जो लगेगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर एंगल 0 हो, यानी वायर को आपने पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो फिर हमारे पास फोर्स 0 होगा। ये जो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने वायर को रख दिया परपेंडिकुलरली, इसको हम इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यू शेप मैग्नेट है और इसमें सपोज ये कंडक्टर हमने बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा है, यानी इसका जो लेंथ है वो यूं, लेंथ का डायरेक्शन ऐसे, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमने इसका लेंथ लिया है और इसी डायरेक्शन में हम इसको लेते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। अच्छा, अब इस वायर पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स जो है किस जानिब होगा, ये डायरेक्शन की हम बात करते हैं बाद में। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये दूसरा डायग्राम है, सिमिलर डायग्राम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने ये बैटरी शो की है कि इस वायर में ये करंट जा रहा है इस तरह। अच्छा, ये तीसरा मतलब आप इसको बना सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ये कंडक्टर है कैरियंग करंट। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इन तमाम इक्वेशंस को, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को कंबाइन करते हैं। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 1। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है FB, ये बराबर हो गया ILB साइन थीटा, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये होगा IL क्रॉस B। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है किसके दरमियान में, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो हमारे पास हम L क्रॉस B को इस तरह भी लिख सकते हैं ILB साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर n। इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर n जो है ये डायरेक्शन शो करेगा इस मैग्नेटिक फोर्स का। अच्छा, इफ़ द वायर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पे जो अमल करेगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर इसको हम पैरेलल रखेंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड तो फिर मिनिमम फोर्स अमल इस पे करेगा। अच्छा, ये तो हमने बात की मैग्नीट्यूड की। अब आते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। याद रखें कि जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स है ये हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इस जगह पे ये मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड की जानिब शो किया गया है, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है ये फ्रॉम ये इसमें फॉर एग्जांपल करंट जा रहा है और ये लेफ़्ट टू राइट यानी राइट की जानिब ये इस पे फोर्स लग रहा है। तो ये हम देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब आ जाएं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखें, ये प्रॉपर डायग्राम है कि हम किस तरह जो है ना एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक हार्स शू मैग्नेट है या यू शेप मैग्नेट है, उसके अंदर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर को रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है और इस पे जो फोर्स है वो इस जानिब है। सिमिलरली ये भी एक बहुत मतलब प्रॉपर तरीका है कि आप जो है ना किसी वायर को यूं इस तरह ऐसे अंदाज में रखें कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ टू साउथ हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे और वायर बिल्कुल इस तरह इसमें परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे फोर्स लगेगा या लेफ्ट की जानिब होगा या राइट की जानिब होगा, डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में वो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास ये जो थंब है ये फोर्स को शो करता है और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करता है। तो अब यहाँ पे देखें,
सपोज़ ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ साउथ मतलब हमने शो किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। और ये सपोज़ हमने इसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है, लेकिन एक बात याद रखें, ये हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स है। इन कंडक्टिंग रेल्स को हमने करंट प्रोवाइड किया है, बैटरी के साथ अटैच किया है, और ये जो है ना इसके ऊपर इस तरह ये एक कंडक्टर रखा हुआ है। तो इसका मतलब कि इन रेल्स पर ये कंडक्टर इस तरह मूव करेगा। तो अब जब हम इस पे लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि अपना जो इंडेक्स फिंगर है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दे और जो मिडिल फिंगर है अगर उसको करंट के डायरेक्शन में रख दे, तो इस वायर पे ये जो कंडक्टर है ये इस पे फोर्स लगेगा और ये लेफ़्ट की जानिब है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना ये ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल पड़ा है, ये पैरेलल नहीं है, ये बेसिकली परपेंडिकुलरली पड़ा है, लेकिन चूंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर में ड्रा नहीं कर सकता तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ ये जो वायर है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे मैंने छोटा सा ये थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़ा है, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास करंट का डायरेक्शन ये है, ये तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ़्ट की जानिब है, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दे तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो फिर राइट की जानिब लगेगा। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इसके बाद हमारे पास ये जो है ना राइट हैंड पॉम रूल है। तो एक राइट हैंड रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और एक है राइट हैंड पॉम रूल। तो दोनों में फ़र्क है। दोनों जो है ना हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लेकिन थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट अंदाज में। सपोज़ हम राइट हैंड पम रूल की बात करते हैं, तो जब हम पम रूल की बात करें तो यहाँ पे याद रखें ये जो थंब है ये करंट शो करता है और ये चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और ये जो हथेली है, हथेली का जो नॉर्मल है यानी आउट ऑफ द पेज, या यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करें जैसे यहाँ पे मैंने ड्रा किया तो वो फोर्स को शो करता है। तो आप इससे भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को आप शो कर सकते हैं। आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो और चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, तो फिर ये जो हथेली का नॉर्मल है या पम का जो नॉर्मल है वो फोर्स शो करेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि ये जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर था वो सपोज़ पहले जो लेफ़्ट हैंड रूल था उसमें वो करंट शो करता था और ये दूसरा जो फिंगर था वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो इसमें ये उल्टा है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है और ये वाला करंट शो करता है, और तब दोनों केसेस में फोर्स को शो करता है। अच्छा, अब हम आते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की जानिब। याद रखें कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट जो है वो टेस्ला के बराबर है। अब किस तरह हमारे पास टेस्ला के बराबर है, याद रखें F इजिकल टू आई एल बी और B इजिकल टू F डिवाइड बाई आई एल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में या किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है या फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ जो है 1 मीटर हो और उस वक्त उस पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन हो, तो फिर इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला के बराबर होगा, और 1 टेस्ला बराबर है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका मतलब दूसरे यूनिट्स भी है, स्मॉलर यूनिट्स। ये CGS सिस्टम में हम इसका जो है ना गाज इस्तेमाल करते हैं, तो 1 गाज बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के, या 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻4 गाज के। अच्छा, इसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि अगर हमारे पास 2 वायर्स हो, उनको आप पैरेलल प्लेस्ड कर दें, तो इफ़ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज़ इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इस केस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इनमें करंट फ्लो कर रहा है तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और किस तरह रिपेल करेंगे यहाँ पे मैंने शो किया है, यानी यहाँ पे दोनों वायर्स में जब आप ये करंट फ्लो कराते हैं और राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई करते हैं, जो शुरू में हमने कहा था, हैंड्स और रेस्टेड ने कहा था कि करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को रख लो और ये अपने थंब को, और फिर जो बाकी फिंगर्स है उनको कर्ल कर दो अराउंड द वायर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स।
तो यहाँ पे अगर हम देख ले, सपोज यहाँ पे ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और इधर फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, तो ये वीकर फील्ड है और बाहर हमारे पास स्ट्रॉन्गर फील्ड है। तो हमेशा फील्ड जो है वो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इधर जो है ना फिर उसके अपोजिट सिचुएशन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये हमने एक दूसरा डायग्राम शो किया जिसमें सपोज ये डॉट जो है ये एक कंडक्टर को शो करता है जिसमें करंट आउट ऑफ द पेज फ्लो कर रहा है। तो अब इसमें अगर हम फील्ड लाइन से शो करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरह होंगे और ऊपर से एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये राइट साइड पे वीक फील्ड है, क्योंकि ये ऊपर वाले फील्ड लाइंस और यहाँ पे जो कंडक्टर की वजह से जो फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीक फील्ड है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, ये एक दूसरे को इन्हेंस करते हैं। तो हमारे पास इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो इस जानिब होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड जो है ना जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखें, अच्छा हम ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और उधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो इसको हम शॉर्ट डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी आपने अगर किसी भी सरफेस एरिया आपने ले लिया और उसको आपने बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलरली रख दिया और उसमें जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, अगर फील्ड लाइंस इसमें घुस के जाएंगे, पेनिट्रेट होंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। यानी जितने ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली मेजरमेंट है किस चीज़ की, फील्ड लाइंस के पास होने की किसी सरफेस से। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एन एरिया वेक्टर ए ऑफ अ सरफेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से डिनोट करते हैं, तो हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और फिर मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि फाई बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें कि ये जो हमारे पास बी डॉट ए है ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं बी और ए। तो जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ये बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना ए कॉस थीटा, अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री हो तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो आपके पास मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जब हम थीटा इजिकल टू ज़ीरो डिग्री की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने जो रखा है वो परपेंडिकुलर ही रखा है, लेकिन इस एरिया वेक्टर ए इसका जो नॉर्मल है वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें, ये हमारे पास एरिया है, ये ए इज अ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल की नाम से पुकारते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल इसका पैरेलल है इसके, लेकिन जिस अंदाज से हमने रखा है इस पूरे सरफेस को वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इन नॉर्मल ऑफ द सरफेस और बी ये 0 डिग्री बनाते हैं, पैरेलल हैं, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। बी ए कॉस 0 से 1 आ जाएगा तो बी ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस सरफेस को ऐसे अंदाज से रखते हैं कि उसका नॉर्मल
90 डिग्री बनाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, तो फिर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें ये सरफेस हमने ऐसे अंदाज से रखा है कि सरफेस पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सरफेस का नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो cos 90 आ जाएगा और cos 90 से 0 आता है, तो हमारे पास फ्लक्स 0 आएगा। तीसरा केस हमारे पास ये है कि अगर इस सरफेस को आप इस तरह रखें कि ये कुछ एंगल बनाता हो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास एरिया वेक्टर ए है या नॉर्मल, ये कुछ एंगल बनाता है इस मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, और फिर हम देखेंगे कि इस ए का कौन सा कंपोनेंट बी के साथ पैरेलल है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम आता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। तो हमारे पास एक ए साइन थीटा और एक ए कॉस थीटा, तो ये एक ए कॉस थीटा जो है ये पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। या हम ये कह सकते हैं कि ये इस सरफेस का जो प्रोजेक्शन है, साया है, वो यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये साया हमारे पास ए कॉस थीटा है और ये एक कॉस थीटा जो है ना ये पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हम इस सिचुएशन में जब ये कुछ सर्टन एंगल बनाता है तो फिर हम बी ए कॉस थीटा, यानी फिर हम फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यानी ए का वो कंपोनेंट जो कॉस बनाता हो, जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो या जो पैरेलल हो टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, हम वो वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, यानी इस कंपोनेंट में से पास हो रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है ए का, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले जब 90 डिग्री ये बनाता है नॉर्मल, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर से गुजरते हैं, पेनिट्रेट नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगे उस सरफेस में से, यानी उस सरफेस में से घुस के जाएंगे, तो तब जो है ना हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अच्छा, अब आते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो याद रखिए जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो हमारे पास चूंकि बराबर है बी और ए के, तो ये हो जाएगा टेस्ला इंटू एरिया। तो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पेयर, और इसको हम फिर वेबर के नाम से पुकारते हैं। तो अगर हमारे पास 1 न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पेयर होगा तो ये हमारे पास 1 वेबर कहलाएगा, और इसके साथ साथ ये उसका डायमेंशन दिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ही को कहते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड बी को मैग्नेटिक इंडक्शन से भी पुकार सकते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से भी पुकार सकते हैं, यानी फिर हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 5/A, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए इज गिविंग अस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो टेस्ला है, लेकिन फिर टेस्ला को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो एम्पियर्स लॉ के बारे में होगा, तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर लेंगे। थैंक्स।